Hello class, today we start स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। बस ये स्टीफन्स रेडिएशन लॉ याद रखना। ये रेडिएशन चैप्टर चल रहा है अपना, 4th लेक्चर है। आई थिंक ध्यान से सुनना है यहाँ पे। द एनर्जी ऑफ द थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय अ, क्या होता है यहाँ पे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एनर्जी यहाँ पे निकलता है, थर्मल एनर्जी, वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 10⁴ ऑफ क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर। कोई भी बॉडी है, पास में आ रहा है एनर्जी थर्मल रेडिएशन एमिटेड, इस बॉडी से जो एनर्जी निकलता है, अगर इसका टेम्परेचर T है तो याद रखना है यहाँ पे इससे निकलने वाला एनर्जी टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा, और ये ध्यान देना है यहाँ पे बच्चे कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है कि नहीं, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आ रहा है, अभी इसका जिक्र करूंगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे कि ये चीज किसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, तो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये क्या आइडियल ब्लैक बॉडी। लेकिन एक चीज ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जो ये यहाँ पे सिग्मा आ रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्टीफन्स कांस्टेंट। तो अगर ये स्टीफन्स कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना है यहाँ पे 6, 7, 8। बात समझ आ रही है, 5, 6, 7, 8 ऐसे होता है, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, टू द पावर -8, और ये क्या आ जाएगा इन SI यूनिट। बात समझ आ रही है ना। अब इसका SI यूनिट भी निकाला जा सकता है। SI यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे E का है SI यूनिट, समझो यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है, तो एनर्जी, और ये ध्यान देना यहाँ पे ये जो एनर्जी है पर यूनिट टाइम, बात समझ आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4th पावर ऑफ देखा जाए तो यहाँ पे रेडिएंट, ये रेडिएंट एनर्जी है। मैं E से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। यहाँ बेस्ट होगा R से लिखो। R का मतलब होता है रेट ऑफ एनर्जी, R का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, रेट ऑफ एनर्जी। R यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। और ये क्या होता है इसका, तो वैट होगा। पर क्या होता है यहाँ पे, तो पर क्या होता है डिग्री सेल्सियस केल्विन, क्योंकि SI यूनिट होगा तो केल्विन टू द पावर 4। तो ये क्या होता है इन SI यूनिट। बस यहाँ पे इन SI यूनिट। अब इसका SI यूनिट भी निकाल सकते हैं अपन। इसका SI यूनिट अगर देखा जाए तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यू नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे T⁴ है क्या, तो द एनर्जी थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बात समझो, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ध्यान देना यहाँ पे इसका, अगर इसका यूनिट पर्टिकुलर मैं देखूं तो वैट क्या होता है यहाँ पे, वैट पर मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रहा है, पर मीटर स्क्वायर। और इसका क्या होता है केल्विन टू द पावर 4। तो इसका अगर सिग्मा का यूनिट निकाला जाए, क्योंकि न्यू फिजिकल क्वांटिटी है तो डेफिनेटली यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे इसका यूनिट समझना पड़ेगा। तो वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 किसका वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा, मतलब वैल्यू नहीं, किसका यूनिट है ये, तो यहाँ पे सिग्मा का। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या होता है यहाँ पे वैट पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या होता है K⁴ लेकिन एक चीज फिर अगेन बोल रहा हूँ मैं, ये किसके लिए होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। अगर आपको मैं बोलूँ, यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, अगर मैं ऐसा बोलता आपको कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना लेके फॉर अ नॉर्मल बॉडी, तो ध्यान देना यहाँ पे फॉर अ नॉर्मल बॉडी अगर देखा जाए तो यही चीज क्या हो जाता है यहाँ पे, तो सिग्मा की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे R का वैल्यू जो होगा रेट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम। बात समझ आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, R इज इक्वल टू E और सिग्मा T⁴ फॉर अ नॉर्मल बॉडी के लिए इस तरीके से लेते हैं। लेकिन ये ध्यान देना यहाँ पे कि अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा तो याद रखना ये जो E का वैल्यू होता है फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी 1 आता है। बात समझ आ रही है ना। E का वैल्यू क्या होता है, ये एमिसिविटी है। ये क्या होता है यहाँ पे, एमिसिविटी एक न्यू टर्म है, अभी समझाता मैं, लेकिन याद रखना एमिसिविटी है। तो ये R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, E सिग्मा T⁴ नोट करना है। देखते हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम क्या है। अ ब्लैक बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर T Kelvin
radiate energy at the rate of E watt per meter square. तो when the temperature falls to T/2, the radiate energy क्या होता है यहाँ पे in watt पर मीटर स्क्वायर विल बी, क्या आएगा समझो यहाँ पे। अभी आपको रेडिएंट एनर्जी के अबाउट बताया, ये क्या होता है यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, याद रखें एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी T⁴, लेकिन ये आर के टर्म में नहीं दिया है क्वेश्चन में, ई के टर्म में दे रखा है, तो अपन ई के टर्म में बोल सकते हैं इसे E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, बात समझ आ रही है ना, E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। अगर एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, एट टेम्परेचर T, ठीक है टेम्परेचर T, तो टेम्परेचर T पे अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है सिग्मा T⁴। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴ आ रहा है, हमें मालूम क्या करना है बच्चे, ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, मालूम करना है व्हेन टेम्परेचर फॉल्स टू T/2, तो यहाँ पे T/2 हो जाता है टेम्परेचर, तो ध्यान देना सिग्मा तो वही रहेगा। और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी में एमिसिविटी जो E है वो क्या होता है यहाँ पे, याद रखना एब्जॉर्प्टिव पावर या एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिव पावर या एमिसिविटी हमेशा याद रखना है, किसी को चाहे एब्जॉर्प्टिव पावर बोलो या फिर क्या बोलो यहाँ पे एमिसिविटी, एमिसिविटी, बात समझ आ रहा है, ये हमेशा याद रखना है यहाँ पे E को एमिसिविटी बोलते हैं। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 1, एब्जॉर्प्टिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए याद करो तो क्या रहता है 1 रहता है। तो ध्यान देना यहाँ पे जब टेम्परेचर फॉल करके कितना आ गया T/2, तो E डैश आ रहा है, तो आपको बता दें कि एनर्जी कितना यहाँ पे चेंज हुआ, अगर टेम्परेचर क्या होता है T से क्या होता है T/2 हो जाता है, तो एनर्जी का चेंज कितना है, मतलब फाइनल एनर्जी कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। E डैश का वैल्यू बताओ इन द टर्म ऑफ E, क्या करोगे दोनों को डिवाइड कर दो, और ये एक चीज ध्यान देना यहाँ पे ये क्या रहेगा पावर 4 रहेगा, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे सिग्मा T⁴ डिवाइडेड बाई 16, और ये क्या होता है यहाँ पे E डैश, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं अपन तो E डैश डिवाइडेड बाई E, E डैश डिवाइडेड बाई E, तो ये क्या होता है यहाँ पे सिग्मा T⁴ डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई सिग्मा T⁴, ये चीज कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, किसका वैल्यू आ रहा है E बाई E डैश का, कहने का मतलब क्या होता है E डैश बिकम्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे E डिवाइडेड बाई 16। देखो कितना आसान सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, याद रखना प्रॉब्लम इसी बेस पे आता है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है नोट कर ले जल्दी से। ध्यान देना बच्चे ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी मतलब देखा जाए तो मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो याद करो जेई में अगर देखा जाए तो 25 के बाद 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी बेस पे होते हैं पूरा। देखना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, और स्फेरिकल बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडिएट 540 वाट, पावर एट 500 केल्विन, ठीक है ना, एट द रेडियस वेयर हाफ, ठीक है, एंड द टेम्परेचर डबल, व्हाट वुड बी द पावर रेडिएटेड। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है यहाँ पे, यू नो दैट आर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे नॉर्मल बॉडी के लिए ई सिग्मा T⁴, इसको बोलते हैं यहाँ पे एनर्जी रेडिएंट पर यूनिट एरिया, एनर्जी रेडिएंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, करेक्ट है ना, ऐसा बोल सकते हो आप, इसको क्या बोल सकते हो एनर्जी रेडिएंट पर यूनिट एरिया। तो याद रखना आर इज इक्वल टू ई सिग्मा T⁴ होगा, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला देखा जाए तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू ई एरिया, और ये क्या होता है यहाँ पे सिग्मा T⁴, कैसे आया समझाता मैं, आर को आपको रिलेटिव में बोलूँ तो ये क्या होता है यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये ध्यान देना है यहाँ पे कि E बाई टी को क्या P लिख सकते हो क्या, तो P बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R, तो ये पावर हो जाता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है पावर, तो याद रखना यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R की जगह पे क्या यहाँ पे P बाई ए लिख सकते हो, P बाई ए लिखा तो A इधर मल्टीप्लाई में आ गया कि नहीं, और पावर इतना आ रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो पहले स्फेरिकल है तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, इधर सिग्मा T⁴, बच्चे क्या करते हैं सारे वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं, मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ये इनिशियल टेम्परेचर मान रहे हो T है, बाद में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पावर जो है वो रहने दो P मान रहे हो, पावर इनिशियल क्या होता है यहाँ पे P इज इक्वल टू कितना दे रखा है 450 वाट, T इज इक्वल टू मान लो यहाँ पे 500 केल्विन दे रखा है, और R क्या होता है R के बराबर दे रखा है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे पावर कितना होगा, बात समझ आ रहा है ना, अगर टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे डबल हो जाए 2T हो जाए, और यहाँ पे रेडियस क्या होता है यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू R/2 हो जाए, आप मुझे बताओ यहाँ पे P डैश का फॉर्मूला क्या लगाओगे E,
और इधर क्या होता है यहाँ पे पाई, और इधर आर, ये स्मॉल आर लिखना, सॉरी क्योंकि एक बार आर ऑलरेडी ले रखा है हमने, ठीक है ना। तो ये क्या होता है यहाँ पे आर डैश का होल स्क्वायर, पाई आर डैश का होल स्क्वायर, और इधर क्या होता है यहाँ पे सिग्मा टी डैश टू द पावर 4। वैल्यू रखना है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ई पाई, तो ये क्या होता है यहाँ पे r/2 का होल स्क्वायर सिग्मा, और ये क्या होता है यहाँ पे 2t टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। इसको सॉल्व कर लो, ई पाई ये क्या होता है आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, और इधर क्या होता है यहाँ पे सिग्मा, इधर क्या होता है यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे इंटू क्या होता है 16 आ जाएगा, ये सिग्मा है, ध्यान देना यहाँ पे नहीं 6 समझ के कोई कैलकुलेशन ज़्यादा कर ले जाओ, सिग्मा है, और ये क्या होता है यहाँ पे 16 है, और एक टी टू द पावर 4। अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 आएगा, और 8 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4। अब ये देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखोगे तो ये p के बराबर आ रही है नहीं, तो p के बराबर आएगा तो 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे p, और p का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 450, कहीं वैल्यू रखा है, ये सारी चीजें नहीं रखी, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1800 बैट, बात समझ में आ रहा है 1800 बैट, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है, नोट करना है। देखने बच्चे, अब इसके बाद बात करेंगे अपन रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन। ध्यान देना यहाँ पे, अगर एक बॉडी है वो सराउंड में प्लेस है, तो यहाँ पे सराउंडिंग और बॉडी, टी क्या होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी होता है, टी क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ क्या दे रखा है यहाँ पे बॉडी, ठीक है। और ऐसे के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे टी नॉट क्या होता है यहाँ पे, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, टी नॉट क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ क्या होता है यहाँ पे सराउंडिंग, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दे रखा है यहाँ पे टी नॉट, टी दे रखा है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, आपको निकालना क्या है यहाँ पे रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर एम क्या होता है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, ठीक है ना, मास ऑफ बॉडी, और यहाँ पे एस क्या होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, समझ में आ रही है ना, ये सारी बातें आपको पता है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पे, समझना कॉन्सेप्ट को। अगर मैं बॉडी का पावर जो भी जनरेटेड होता है P लिखना चाहूँ फॉर बॉडी, बात समझ आ रहा है, तो बॉडी के लिए यहाँ पे मान लो ये क्या होता है यहाँ पे P, ठीक है, P इज इक्वल टू E क्या हो जाएगा सिग्मा A टी टू द पावर कितना आ जाएगा 4। और यही चीज अगर मैं मान लो ये यहाँ पे P1 है, किसके लिए यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे फॉर बॉडी, बात समझ आ रहा है ना। इसी तरीके से P2 किसके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान देना यहाँ पे रेट ऑफ एनर्जी या पावर होता है, तो E सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4, और ये क्या होता है यहाँ पे फॉर सराउंडिंग, ये किसके लिए होता है यहाँ पे सराउंडिंग के लिए। अब ये समझने वाली बात है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट, और यहाँ पे क्या दे रखा है बॉडी का टेम्परेचर टी। आप सोच रहे होगे एरिया दोनों को सेम के लिया, तो आप खुद सोचो कि इस बॉडी को अगर देखा जाए तो मान लो अगर ऐसा कंडीशन है कि टी इज ग्रेटर देन क्या होता है टी नॉट, बात समझ आ रहा है, टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, तो समझना है यहाँ पे बॉडी चाहे हीट कलेक्ट करे या हीट रेडिएट करे, वो तो खुद के एरिया से ही कलेक्ट कर सकते हैं ना, और सराउंडिंग उसको देगा तो इतने ही एरिया में जितना बॉडी का एरिया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर सराउंड कलेक्ट कर रहा है तो उतना ही एरिया का कलेक्ट कर पाएगा जितना बॉडी का एरिया होगा, और बॉडी ऑलरेडी उतना ही एनर्जी यहाँ पे रेडिएट कर सकता है जितना खुद का एरिया होगा, तो इसीलिए एरिया दोनों सेम लिया है। ये डाउट आपका क्लियर हुआ, तो ध्यान देना यहाँ पे लॉस ऑफ पावर, यहाँ पे लॉस ऑफ पावर, अब ध्यान देना यहाँ पे लॉस ऑफ पावर कितना आएगा, तो लॉस ऑफ पावर, ठीक है, या रेट ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, लॉस ऑफ रेट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं पावर, रेट ऑफ एनर्जी, जिसको P से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो लॉस ऑफ रेट ऑफ एनर्जी अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा डेल्टा P, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे P1 माइनस P2। क्यों P1 माइनस P2 लिया, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का यहाँ पे इससे सराउंडिंग से ज़्यादा है, तो इसको इससे माइनस करोगे तो E सिग्मा A, और यहाँ पे T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4, ये किसके बराबर आ रहा है डेल्टा P के, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और समझाने चल रहा हूँ कि अगर ये बॉडी मास M स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, तो यू नो दैट यहाँ पे डेल्टा Q इज इक्वल टू MS क्या होता है यहाँ पे डेल्टा T, आपको पता है ना, ये डेल्टा T का मतलब होता है जो बॉडी है और जो क्या होता है सराउंड, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, पास समझ आ रहा है, MS डेल्टा T के बराबर आएगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा Q को, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, समझ आ रहा है ना, दूसरा मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा MS डेल्टा T बाई डेल्टा T,
ये क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर और ये क्या होता है यहाँ पे टाइम। तो ध्यान देना यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है सराउंडिंग और बॉडी के बीच में, या टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है। तो याद रखना ये क्या यहाँ पे रेट ऑफ क्या होता है यहाँ पे एनर्जी, और रेट ऑफ एनर्जी होगा तो क्या डेल्टा पी के बराबर लिख सकते हैं क्या, यस। अगर डेल्टा पी के बराबर लिख सकते हो यहाँ पे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्या हो जाएगा टी एम एस डेल्टा टी बाई टी। अब ये इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे सेकंड, दोनों इक्वेशन को एक साथ करोगे तो ये क्या लिखोगे यहाँ पे एम एस डेल्टा टी बाई टी। बात समझ आ रही है, दोनों इक्वेशन को एक साथ में लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। याद रखना बच्चे एम एस को इधर ले आओ तो यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई क्या होता है यहाँ पे टी ई सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एम एस। बात समझ आ रही है, और ये क्या होता है यहाँ पे टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। याद रखना ये चीज जो निकल के आ रहा है ना इसी को बोलते हैं रेट ऑफ यहाँ पे एमिशन, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, या रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ हीटिंग बोला जाता है इसी को, क्योंकि टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम। तो यही चीज क्या होता है आपका रेट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेट ऑफ अगर कूलिंग बोलोगे तो नेगेटिव साइन ले लेना क्योंकि टेम्परेचर फॉल होता है, और रेट ऑफ हीटिंग बोल रहे हो तो यहाँ पे प्लस साइन लेना। तो याद रखना डेल्टा टी बाई टी का वैल्यू निकाल लिया कि नहीं, इसी चीज को यहाँ पे फाइंड करना है। इस पर बेस्ट प्रॉब्लम लेते हैं अपन, नोट करना है इसको। देखें यहाँ पे रेट ऑफ क्या होता है यहाँ पे हीटिंग या कूलिंग, जो हमने बोला था रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसी को रेट ऑफ कूलिंग या हीटिंग बोलते हो। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे जो आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर रेट ऑफ कूलिंग, इन दोनों में से मतलब क्या होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। याद रखना यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, पास में आ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। दो केसेस दे रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट केस दूसरा केस दे रखा है, इन दोनों बॉडी में से किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस को मैं समझाता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे तो एक सॉलिड है दूसरा क्या होता है हॉलो, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों क्या होते हैं यहाँ पे आइडेंटिकल है। बात समझ आ रहे हैं, तो दोनों आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का सेम रहेगा। बट दो यहाँ पे ये भी दे रखा है कि दोनों का रेडियस भी सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है। तो सेम होगा तो साइज क्या होगा सेम रहेगा। तो आप मुझे बताओ रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है यहाँ पे। ये अगर देखा जाए तो ई सिग्मा ए यहाँ पे एम एस और इधर क्या होता है यहाँ पे टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखो दोनों के लिए कॉमन क्या है, देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर फर्स्ट के लिए भी वही है और क्या होता है सेकंड के लिए भी वही है, टेम्परेचर दोनों का टी है। तो यहाँ पे ये चीज तो कांस्टेंट रहेगा। एमिसिविटी क्योंकि आइडेंटिकल है तो सेम रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है यहाँ पे सेम रहेगा, और ये भी क्या रहेगा यहाँ पे सेम। अब यहाँ पे मास और एरिया पे सोचो, अगर रेडियस दोनों का सेम है तो एरिया में तो सेम आना चाहिए ना। तो मास क्या होगा दोनों का डिफरेंट होगा, तो dt बाई dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब मुझे ये बताओ अगर दोनों का एरिया सेम है तो यहाँ पे सॉलिड एक बॉल लिया और एक क्या होता है हॉलो बॉल लिया, फुटबॉल लिया सेम साइज का सॉलिड दूसरा हॉलो, तो मास किसका ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली क्या होता है सॉलिड का ज्यादा होगा। तो सॉलिड का मास क्या होता है ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा कम। तो यहाँ से आंसर निकल आता है यहाँ पे कि सॉलिड का रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, तो किसका ज्यादा होगा हॉलो का। इसलिए यहाँ पे इस चीज को समझने के बाद हमें मालूम होता है कि रेट ऑफ अगर देखा जाए कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग तो किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली किसका ज्यादा होता है यहाँ पे हॉलो सॉलिड का, सॉरी हॉलो स्फीयर का। पास आ रही ना। अब सेकंड पॉइंट देखें यहाँ पे, इस बार बोथ हैव सेम मास, पहले बोथ हैव सेम रेडियस। अगर दोनों का मास सेम रहेगा तो यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट, और देखो यहाँ पे सराउंडिंग दोनों के लिए और टेम्परेचर भी सेम है। तो अलग क्या होगा एरिया, अलग क्या होगा इस बार एरिया। अब एरिया क्यों अलग होगा भाई, दोनों के मास सेम है, बात समझ आ रहा है ना, दोनों के मास सेम है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि अभी 1 ग्राम का क्या होता है सॉलिड बॉल, 10 ग्राम का सॉलिड बॉल और 10 ग्राम का हॉलो, तो हॉलो फुटबॉल बना सकते हैं, उसको बड़ा हो जाएगा साइज। तो इसका साइज क्या होता है हॉलो का ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब हॉलो का रेडियस क्या होता है यहाँ पे ज्यादा आएगा। बात समझिए क्यों, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे दोनों का मास सेम है, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका एरिया ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ हीटिंग उसका ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे यहाँ भी रेट ऑफ अगर देखा जाए रेट ऑफ कूलिंग तो डेफिनेटली किसका ज्यादा होगा यहाँ पे हॉलो का। फर्स्ट क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा आएगा। एरिया ज्यादा क्यों आ रहा है, तो क्योंकि बोथ है सेम मास, बोथ है सेम मास। समझ में आया ना, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है।
नोट करना है।